राजस्थान में चुनावी रण शुरू होने वाला है और आचार संहिता में भी कुछ दिन का समय बाकी है और प्रत्याशियों का, जनप्रतिनिधियों का जनता से मिलना शुरू हो चुका है। ऐसे में शाहपुरा विधानसभा से मनीष यादव हाथनौदा ग्राम पंचायत में पधारे हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और किस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो आपका पहले स्वागत है मनीष जी। थैंक यू देशराज जी। पहले तो ये बताएं, आप जो शाहपुरा विधानसभा में जो टॉप मोस्ट, अगर आप विधानसभा में जाते हैं तो आपकी 5 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटीज़ तय करना, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में बेईमानी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। जैसे मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज किसान परेशान है, किसान के साथ जितना अन्याय अत्याचार है किसी के साथ नहीं। आज बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली को लेकर के आप किसानों से पूछेंगे जाएंगे। आज बिजली के भले ही आप छोटे छोटे बिजली के कनेक्शन से लेकर बिजली की जो डीपी से लेकर वीसीआर के नाम पर जो किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। व्यापारी आज इतना परेशान है कि ना व्यापार के केंद्र है, नौजवान साथी इस असमंजस में है कि वो किस तरफ जाएं, कैसे करें, ना रोज़गार के केंद्र है। तो मुद्दे इतने सारे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। जो आज हमारे यहाँ पानी का इतना बड़ा संकट है हमारे क्षेत्र में। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई कहे कि मैं 5 डिमांड पूरी कर दूंगा, राजनीति जीवन भर अनवरत रूप से जनता के बीच में काम, समाज सेवा का काम करने का एक जगह है, एक मंच है जिस पर आदमी को हमेशा खरा उतरना चाहिए। आज जिस प्रायोरिटी की आप बात कर रहे हो, मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारे स्वास्थ्य का विषय बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, रोज़गार का बहुत बड़ा विषय है, किसान कैसे मजबूत बने, इसको लेकर के हम राजस्थान की विधानसभा में जाकर, और मैं अकेला नहीं, राजस्थान से चुनकर आने वाले 200 एमएलए और राजस्थान में जो लोग वास्तव में किसान को समझते हैं, जो किसान की परेशानी को समझते हैं, उन लोगों को किसान के विषय में समझना पड़ेगा। क्योंकि किसान पूरे देश का अन्नदाता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसान से चलती है और किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं। आप किसानों के बीच में जाएंगे, आपको बिजली का मुद्दा बताएंगे, वीसीआर का मुद्दा बताएंगे। आज किसान के जितनी वीसीआर भरी जाती है, आपको वीसीआर अगर आप गलती से जैसे अभी ये जो बिल माफ किया, इसके बाद से शायद बीसीआर भरना। मैं आपको बताऊं, मैं बात दूसरी, आपने किसान ने एक दिन बिजली मान लो लगा दी, जिसको चोरी कह लो, मान लो कि बिजली के लिए लगा दी, आपको एक दिन का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, आपको पूरे साल का पनिशमेंट मिलेगा। आपको बिजली विभाग को, सब लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई हम एक दिन, अगर 10 दिन किसी ने डायरेक्ट लगा करके बिजली ले ली किसी काम से, आप उसको 1 वर्ष का पनिशमेंट दे रहे हो, आप उसके 1 वर्ष का वीसीआर भर रहे हो। जो नीतियाँ बनी हुई हैं उनको बदलाना, जो किसान हित में जी नीतियाँ बने। आज किसान, आज हम देख लो, आज बाजरे की फसल है, बाजरे की फसल बहुत बढ़िया थी, लेकिन बरसात नहीं हुई तो बाजरे की फसल ख़त्म हो गई। आज हमारे किसान के खाते में, कई किसान के खाते में, तो एक के किसान के खाते में जो पड़ा हमारे पूरे क्षेत्र में, उसमें 1 के पैसे आ गए, 10 के पैसे नहीं आए। जो किसान के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो किसान को, क्योंकि किसान की तकलीफ़ को समझना सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान की परेशानी के विषय में हमेशा उस राजस्थान के सदन में जा कर के हमेशा उस किसान के विषय में बोलते रहना, और केवल बोलते रहना नहीं, जब ज़रूरत पड़े तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की नीति भी अपनाना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आज ERCP का मुद्दा है, अगर पहली बात उसमें हमारे क्षेत्र को जोड़ा जाए, हमारे क्षेत्र को जोड़ करके भी उसमें आने वाले समय में ERCP बने, एक राष्ट्रीय परियोजना बने, उसके लिए संघर्ष करना। उसमें कुछ हनुतपुरा और कुछ एरिया, उसमें ये करीरी कुछ जोड़ने का प्रयत्न हुआ था, उसमें शायद मीटिंगें भी हुई थी कुछ। अकेले गांव को नहीं जोड़े, ये पूरी तहसील, पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे ज़िले को जोड़ने का विषय है, जिसको जोड़ करके, क्योंकि आप आज राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि ERCP को पैसे भी दिए हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, उसमें हमारा पूरा क्षेत्र शामिल रहे, ये स्पष्ट रूप से हो कि हमारे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति कैसे हो, क्योंकि पानी ज़मीन में नहीं है अब। और आप कहीं चले जाओ, ये ऐसा क्षेत्र है जो हम खड़े हैं जहाँ पर, यहाँ चौमू तहसील है,
और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आता है, सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई एरिया रहा है तो ये क्षेत्र रहा है, और केवल पानी की बदौलत रहा है। देश में अगर चोमू की सब्जी मंडी के बारे में पूछोगे, चोमू को जाना जाएगा तो चोमू की सब्जी मंडी के नाम से जाना जाएगा। अगर चोमू अपना पुराना नाम खो देगा, यहाँ पर किसान कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए अगर कोई प्रयत्न नहीं करेगा, कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर विधानसभा में बोलेगा नहीं और कैसे किसान मजबूत बने, इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि किसान अच्छा होगा, मजबूत होगा अन्नदाता, उसके बाद रोज़गार आएंगे, तब रोज़गार के कारखाने स्थापित होंगे, तब रोज़गार की नीतियाँ बनेंगी, तब जाकर के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आज स्वास्थ्य का विषय इतना है कि मैं ये कहता हूँ कि स्वास्थ्य के विषय पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज अंग्रेजी के माध्यम के विद्यालय हमने खोल दिए, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में अगर पढ़ाई का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ाया जाए, कैसे उस योजना को और वहाँ पर ठीक किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य ऐसा बड़ा विषय है जिससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। इन सारे विषयों पर बोलना, और ऐसी परिस्थिति में जब विधायक को चुन करके जनता विधानसभा में इसलिए भेजती है कि वो जनता की बात रखेगा। आपको और हम लोगों को शर्म है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने, शाहपुरा क्षेत्र के एमएलए साहब ने राजस्थान की विधानसभा में जाकर के राजस्थान के 200 एमएलए में से सबसे कम प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड बनाया। जी जी, ये मैंने देखा है, ये भास्कर ने इसकी खबर को प्रकाशित किया है। सबसे कम प्रश्न 14 प्रश्न उन्होंने विधानसभा में पूछे। हमारे लोगों के लिए शर्म की बात है कि जो नुमाइंदा जिसको चुन करके हमारी जनता ने विधानसभा में भेजा, मैं रनरअप रहा, लेकिन मेरे भी विधायक हैं, मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, मेरे भी विधायक हैं, और मुझे भी अगर गर्व होता अगर वो विधानसभा में पुरजोर तरीके से हमारी बातों को रखते, किसान की बात को रखते, मजदूर की बात को रखते, नौजवान की बात को रखते, हमारे व्यापारी की बात को रखते। और राजनीति में रहने वाला व्यक्ति केवल 5 मुद्दे लेकर के नहीं चल सकता। राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और जनता का हितैषी बनकर के कैसे काम करे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना का समय आया, कोरोना की विकट समस्या थी। मैं दावे से कह रहा हूँ, राजस्थान की 200 विधानसभाएं, हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया है। बिना हम कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, हमें जनता ने वोट दिए, 2 बार चुनाव लड़ा, मैं विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष रहा, और मैंने अकेले नहीं, पूरे हमारी टीम ने, हमारे यहाँ के लोगों ने, समाज सेवियों ने, भामाशाहों ने सहयोग करके हमारे क्षेत्र में कोरोना कैसे गरीब आदमी कोरोना के समय जो परेशान था उसको राशन की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो। और कोरोना का तो ऐसा मंजर था, ऐसी महामारी थी जिसमें हज़ारों लाखों लोग हमारे राज्य में चले गए। हमारे क्षेत्र में किसी के पिताजी चले गए, माँ चली गई, किसी की पत्नी, बेटी, बहन, भाई, पति, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे क्षेत्र के नेता हमारी जनता के बीच में नहीं आए। हमने जनता के बीच में रह कर के काम किया। आज भी हम दुख तकलीफ परेशानी कैसा भी समय हो, हम जनता के बीच में खड़े रहते हैं और जिम्मेदारी से कहते हैं, अगर हमारी क्षेत्र की जनता मुझे मौका देगी उस सदन में जाने का, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का, तो मैं किसान के मुद्दों पर, मजदूर के मुद्दों पर, व्यापारी के मुद्दों पर, नौजवान के मुद्दों पर पुरजोर तरीके से उन मुद्दों को उठाऊंगा और कैसे सकारात्मक प्रयास करके उनको सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, इसके लिए जीवन भर, जीवन पर्यंत ये काम करता रहूँगा। ये तो मैंने भी देखा है, जैसे कभी ब्लड की ज़रूरत होती है तो आपके फेसबुक प्रोफाइल पे एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी जिस पे आप रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन अभी जैसे अभी आपका कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, जो काम किया है उसको आगे लेके चल रही है, पर्सनली आप ये देख रहे हैं भाई आप निर्दलीय लड़ेंगे, उसको किस हिसाब से देख रहे हैं? भाई कांग्रेस पार्टी ने जैसे हेल्थ सेक्टर में जो योजना लाई चिरंजीवी, वो गेम चेंजिंग योजना है एक तरह से, तो उन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं देशराज जी, मैं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की सरकार की जो स्वास्थ्य के विषय में जो योजनाएं लेकर के आए, किसान के विषय में जो योजना लेकर के आए, जो भी योजनाएं वो लेकर के आए, उसको मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। भूरी भूरी का मतलब अच्छी अच्छी प्रशंसा करता हूँ। कई बार ऐसे भूरी भूरी भी सुनाई देती, तो मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम योजनाओं को और ठीक करते जाएं, योजनाएं और मजबूती से बने, और हमेशा किसान हितैषी, मजदूर हितैषी, हमारे यहाँ के सामान्य व्यापार के हितैषी और नौजवान के हितैषी वो बनती रहें, उसको लेकर के प्रयत्न रहे। और मैं व्यक्तिगत प्रयत्न इसलिए करता हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, ना मुझे किसी नेता ने कहा, ना मुझे कोई और व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम कोरोना में मदद करना, ये मेरी स्वप्रेरणा है। मैं सबसे पहले देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, सबसे पहले मैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी जनता के प्रति
प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको निभाता हूँ और उसको निभाता रहूँगा। इसी नाते हमने आज ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह किया है। ये किसी पार्टी ने नहीं कहा है, ये किसी नेता ने कह करके नहीं करा है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की प्रेरणा है, हमारे लोगों की सबकी प्रेरणा है, जिस वजह से हमने ये कार्यक्रम किए हैं ताकि हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे, हम सशक्त रूप से उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते रहें और आने वाले समय में हम मजबूती से हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करके उसका सामना करें। ये बुजुर्गों के आशीर्वाद से संभव है। लेकिन जैसे पिछले विधानसभा में जैसे जातिवादी ध्रुवीकरण हुआ वो सामने हुआ और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने भी आखिर में कहा भाई राजस्थान को यूपी बिहार मत बना देना, तो मतलब आप पे जैसे यादव का एक वो लगवाया गया, चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ उसमें काफ़ी जाट जो है वो आपके समर्थन में आ रहे हैं, तो इस बेस को आप क्लियर कैसे कर रहे हैं अभी? नो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिन लोगों ने षड्यंत्र करना था, जिन लोगों ने जनता को बहका करके फुसला करके जहर फैला करके कैसे भी चुनाव जीतना था या मुझे चुनाव हराना था, वो लोग भले ही एक बार षड्यंत्र में कामयाब हो गए होंगे। मेरा राजनीतिक जीवन में दायित्व है जनता के लिए काम करना। भले ही मैं एमएलए नहीं रहा, लेकिन आप क्षेत्र की जनता में जाएंगे, क्षेत्र के हर वर्ग से जाकर के पूछेंगे तो क्षेत्र का हर व्यक्ति, हर कौम, 36 कौम, हर व्यक्ति ये बात कहेगा कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम मनीष है, जो हमेशा जनता के बीच में हाजिर रहा है। भले ही 2 चुनाव हार गया हो फिर भी जनता के बीच में खड़ा रहा है। मेरा दायित्व तो सबसे पहले जनता की दुख तकलीफ में खड़े रहने का है। जनता मुझे चुनाव जिता करके भेजेगी, ये जनता को तय करना है। और जो जहर घोलने वाले लोग हैं उनके षड्यंत्र को जनता समझ चुकी है। आपने ही कहा यहाँ सब जाति के लोग, आज 36 कौम के लोग यहाँ बैठे थे, वो आज लोग समझ चुके कि 5 साल पहले जो जनता ने भूल करी थी उसको सुधारने का समय आ गया है। तो आप जैसे जो अदर जब भी रनिंग कैंडिडेट है एमएलए आलोक जी, वो इतना मतलब इधर रुक नहीं करते हैं। जैसे हमारी जो वीर हनुमान जी की मंदिर है, ये रोड फूटी हुई है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो इन चीज़ों को जैसे जो रोपवे है वो भी चालू नहीं है अभी, तो इस पे आपका क्या रुख रहेगा? मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, जो हमारे क्षेत्र के जो धार्मिक स्थल हो, भले हमारे क्षेत्र के जो आवागमन के सबसे ज़्यादा व्यस्ततम सड़क हो, हमारे क्षेत्र में गांव ढाणी में जाने वाले जो रास्ते जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक नहीं बने, हमारे वहाँ पर कई स्थान, कई जगह ऐसी है जहाँ पर रात को 10 बजे भी कोई आदमी जा नहीं सकता हो। ऐसे दुर्गम जगह भी कई बार होती है किसी गांव के आसपास में। मैं उन सब जगहों पर काम करने का पूरा भरसक कोशिश करूँगा और प्रायोरिटी से जनता जहाँ पर सुलभ महसूस करे, जनता जिन मुद्दों को मुझे रखेगी, मेरे पास रखेगी, मैं उन सारे मुद्दों पर काम करूँगा और जनता के प्रति जिम्मेदारी से उन मुद्दों को निभा करके आने वाले समय में दोबारा 28 में चुनाव में जाऊँगा। जब ये जो रोड है और जो ये रोपवे है, ये शाहपुरा विधानसभा में पड़ता है। चूँकि यहाँ पे चौमो एमएलए खुद आते हैं, तो उन्होंने विधानसभा में ये मामला उठाया है, ये सड़क वाला और रोपवे वाला। इस चौमू जो क्षेत्र में हमारे वीर हनुमान जी सामोद का कुछ क्षेत्र चौमू में आता है, कुछ क्षेत्र हमारे मंदिर का जो कुछ क्षेत्र है वो शाहपुरा में आता है। हाँ, कुछ क्षेत्र। और ये जो रोपवे का क्षेत्र है, ये नीचे का क्षेत्र चौमू में आता है। नहीं, ये शाहपुरा भी नहीं, शाहपुरा। हाँ, लेकिन वो जो विषय है, मतलब कुछ क्षेत्र मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई वो शाहपुरा में आता है, कुछ चौमू में आता है। हमारे दोनों क्षेत्र वहाँ पर जा कर के लगते हैं। जो रोपवे का मुद्दा हो, मैंने आपको कहा कोई भी मुद्दा हो, मैं भरसक कोशिश करूंगा और मैं ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं। हमारे जो धार्मिक स्थलों और सब लोगों की, ऐसा नहीं, सर्वधर्म संभाव भी रखता हूं, सब लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति भी रहती है। मैं हमेशा उन सारे विषयों पर काम करूंगा और जो मुद्दे मेरे सामने आएंगे मैं उनका निस्तारण ज़रूर करूँगा। और जैसे युवाओं के जैसे रोजगार की समस्याएँ हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, उनको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैंने आपको बार बार कहा कि मैं विधानसभा में जाकर के युवाओं का रोजगार का विषय हो, युवाओं को लेकर के कोई नई योजना भर्तियां हो या फिर युवाओं को लेकर के रोज़गार के केंद्र स्थापित हो। और मैंने ये भी कही, मैं एक एमएलए राजस्थान में जाकर के वो सब कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान के हर जनप्रतिनिधि को युवा के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में समझना पड़ेगा और जनता को भी ये तय करना पड़ेगा कि अब जनता जिनको विधानसभा में चुन करके भेजे वो ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाले नहीं हो कि राजस्थान में सबसे कम प्रश्न विधानसभा में जाकर के पूछे या फिर केवल अपने क्षेत्र की बात नहीं बोले, देश विदेश की बातें विधानसभा में जाकर के अपनी भाषण की क्षमता साबित करते रहें। अब जनता को चाहिए कि उनके मुद्दों पर बात करने वाले लोग जाकर के उनके लिए नीतियां बनाएं, उनके लिए अनुकूल काम करें, भले वो नौजवान हो,
भले ही वो किसान हो, भले ही वो मजदूर हो। इसमें एक मुद्दा जो मैं देख रहा हूँ, कोई भी एमएलए उसको नहीं उठाता है, उस पर कानून भी बन गया, फीमेल फोर्टिसाइड। आज के जो युवा है ना, वो कुंवारे डोल रहे इस वजह से, तो इस पर कानून बन गया, लेकिन फिर भी 50-60 हज़ार में लोगों का वो टेस्ट हो जाता है। और इससे फीमेल फोर्टिसाइड, इसको कोई एमएलए खास नज़र से क्यों नहीं देख रहा है? मैं और आपको, युवा लोगों को मेन समस्या है, इनके फेरे नहीं हो रहे। मैं थारी बात समझ गो। हाँ, तो इस पे भी बड़ा कानून होना इमड़ा भी- चाहिए। इम- युवा लोगों की डिमांड तो यही है। इमड़ा भी जो अब डिमांड पूछला, अब डिमांड जो भी थी वहाँ ने उठावला, लेकिन पहले थे महाराज माने पड़े भी विधानसभा में पूछो जना मैं उठावला एक बड़ा, मैं बड़े पूछाओ जो थे भी था काली माध्यम से मीडिया का मतलब। इसको जो ये मुद्दा है ना भाई, इसको मैं रोकूंगा तो जो यंग जनरेशन है या आपका साथ एकदम खड़ी होगी। तो मैंने विधानसभा में पूछा कि व्यवस्था करो, बाकी सारा काम बड़े करो ला जा रहा। तो विधानसभा में पहुंच के जो कानून बनाए हैं भाई, उनका पालना भी तो होनी चाहिए। निश्चित रूप से पालना हो, इसके लिए सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। मीडिया की भी अपनी भूमिका केवल सवाल जवाब नहीं करने तक, उनका सॉल्यूशन तक कैसे लड़ाई जाए और रियल जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको हमेशा दिखाया जाए, उन मुद्दों पर हमेशा रहना चाहिए। दोनों तरफ से सब जगह इस प्रकार का वातावरण बने जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, और देश में हमारे राज्य का विकास में क्या योगदान हो सकता है उसके लिए सब लोग कृत संकल्पित रहें। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के राज्य के एक सरपंच तक, वार्ड पंच तक, सारे लोग अगर ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत इकाई, सब प्रकार के जिम्मेदार लोग और बहुत सारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती है, और मैं ये कहूँगा कि पर्दे के पीछे रह करके करती हैं। आज ऐसा नहीं है कि देश केवल सरकार के भरोसे चल रहा हो, या देश केवल 2 लोगों के भरोसे चल रहा हो, 1 लोगों के भरोसे चल रहा हो। देश उन लाखों करोड़ों लोगों की वजह से चल रहा है जो अपना नाम कभी आगे नहीं लाते और फिर भी देश के लिए किसी न किसी रूप से काम करते हैं। भले ही देश का आज सीमा पर नौजवान जो हमारा जो जवान है, हमारे किसान का बेटा है जो देश की सीमा पर सुरक्षा करता है, यहाँ किसान देश को अन्न पैदा करके उसके देश की रक्षा करता है, यहाँ का मजदूर मजदूरी करके देश को मजबूत बनाता है, और देश के वैज्ञानिक, भले ही आज इसरो पर बात हो रही हो, लेकिन इसरो की स्थापना जब आज़ादी के बाद से नेहरू जी ने जब करी, तब से लेकर के आज हमारे वैज्ञानिकों ने जो सफल एक तरीके से जितने परीक्षण करने थे, उनका नतीजा है कि एक लंबे 50 साल, 60 साल, 75, 80 साल की एक सतत मेहनत रही हमारे देश के वैज्ञानिकों की, जिससे वजह से हम चांद पर पहुंच पाए। तो देश के हर व्यक्ति का योगदान देश के विकास में रहे, उसके लिए सब लोगों को सबसे पहले जिम्मेदार बनना पड़ेगा, और जिम्मेदारी हर तरीके से होनी चाहिए, सामाजिक रूप से भी हो, आर्थिक रूप से भी हो, व्यावसायिक रूप से भी हो। देश में हर वर्ग अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में रह करके अपना योगदान देता रहे, ये सबसे ज़्यादा तो बीजेपी हिंदू मुसलमान का जो मैटर ला रही है, और जो चुनाव से पहले कुछ लोगों का ये कहना है भी कि बीजेपी दंगे करवा के ये चुनाव जीत जाएगी, तो आपको क्या ऐसा लगता है बीजेपी ऐसा कर सकती है? देश की जनता समझदार है, देश की जनता समझती है, मुद्दों को देखती है। मैं ये कह रहा हूँ जो मुद्दे बीजेपी नहीं बोलती उससे ज़्यादा वो लोग मीडिया वाले करते हैं। मीडिया वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि टेलीविज़न पर जाओ तो वो भारत पाकिस्तान के अलावा कुछ चलाती नहीं है। देश की मीडिया की स्थिति आज ऐसी, टेलीविजन पे हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान 2 ही मुद्दे चलते हैं। चलते, मानते हो ना आप? मान रहे हो ना आप? तो आप अपने वाले टीवी चैनल पे रियल, हम तो यही चला रहे मैं यही कर रहा हूँ, वास्तविक मुद्दे दिखाओ, क्योंकि वो तो गोदी मीडिया जो बिका हुआ मीडिया मैं है। आपको क्या कह रहा हूँ, देश में मीडिया की भूमिका मजबूत बने, सशक्त बने, उसके लिए सब लोगों को सोचना पड़ेगा और देखने वालों को भी सोचना पड़ेगा। अगर टीवी चैनल सही बात चला रहा है, अखबार सही लिख रहा है, तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, गलत लिख रहा है तो बाइकाट करना चाहिए। टीवी चैनल का बाइकाट हो रहा है, उनकी जो व्यूवरशिप है यूट्यूब पे वो डाउन आ गई है। जो यूट्यूब चैनल है, जो पत्रकार यूट्यूब पे हैं, उनकी व्यूवरशिप चैनल के मुकाबले बढ़ गई है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देश का अगर हर व्यक्ति जिम्मेदार हो जाएगा तो वो सही रूप से समझेगा। मैं अकेला जिम्मेदार हूँ ये मैं नहीं कह सकता। मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी जिम्मेदारी, मेरे में जितनी कुव्वत है, मेरे में जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ज़्यादा क्षमता है उसको उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपना अपना योगदान देता रहे, हर जगह, हर गांव, अगर गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसके लिए प्रयत्न करते रहें। और आज हमारा जो आयोजन था, आयोजन के विषय में आपने नहीं पूछा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आयोजन हमारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है, और ये सम्मान समारोह इसलिए है कि आज हम लोग देखते हैं वृद्धजन आश्रम खुल गए साहब। भाई वृद्धजन आश्रम की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? माता पिता को साथ नहीं रख रहे बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारी, हम इन माँ बाप के पीछे, इन बुज़ुर्गों के पीछे इस धरती पर आए हैं। अगर हमारे को ये वजन लगने लग जाए, बोझ लगने लग जाए, मैं नहीं कह रहा कि लग रहे हैं, लेकिन जो शहरों में देखने को स्थिति मिल रही है, कई जगह गाँव में भी देखने को मिलती है, हम सब लोगों का ये प्रयास है कि हम ये संदेश दें कि बुजुर्ग हमारी विरासत है,
वो हमारी धरोहर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर हम पूजा करेंगे तो वो उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, हम मजबूत बनेंगे और आने वाली पीढ़ी, अगर हम मजबूत आज हम बुजुर्गों को आशीर्वाद लेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, तब जा कर के हमारे आने वाली 2-3 पीढ़ी हमारा मान सम्मान करेंगे। तो ये हर व्यक्ति पर लागू होती है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित करे और ये कार्यक्रम पिछले 6 महीने से चल रहा है। हाँ, ये मैं देख- चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की उनके मन की उपज है, जिन्होंने मुझे बताया, मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया। और आज इस कार्यक्रम के बाद में आप अच्छे से देखना, आसपास के अगल बगल की विधानसभाओं में भी लोगों ने कार्यक्रम शुरू करे। मुझे खुशी है, भले ही हम रक्तदान का, आज डेंगू की बीमारी चल रही है, डेंगू की बीमारी पर जो एडवाइजरी जारी होनी चाहिए वो केवल डॉक्यूमेंट्स पर ही जारी नहीं होनी चाहिए, वो ज़मीन पर दिखनी चाहिए। आज हमारे एक शिवलालपुरा छारसा में गांव है, वहाँ 2 लोग, एक बच्चा और एक महिला, डेंगू से मौत हो गई। हाँ, मौत हो गई डेंगू से, मतलब अभी पिछले 10-15 दिन, 20 दिन पहले। ये नज़दीक घर है। हमारे यहाँ के सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। आए दिन हम कोशिश करते हैं डेंगू में किसी को प्लेटलेट, एसडीपी मिले, आरडीपी मिले, उसका इलाज हो। लेकिन डेंगू के विषय में जो चिकित्सा क्षेत्र को, हमारे क्षेत्र में बता रहा हूँ मैं, जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। अगर हमारे हॉस्पिटल में शाहपुरा के में चला जाए तो जो आदमी डेंगू से जा रहा है और उसके साथ बिना डेंगू वाला जा रहा है, जो बेचारा उसको लेकर के जा रहा है, उसके और डेंगू हो जाए, वो ऐसे हालात हैं, ऐसी परिस्थिति है। क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल का मतलब है व्यवस्थाएं सही नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जब हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं है, हॉस्पिटल में ही अगर डेंगू का मच्छर रहेगा तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो ये स्वास्थ्य का विषय हो, भले ही विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय का कमरा ठीक है, लेकिन पीछे झाड़ जंखाड़ जो बारिश के मौसम में हो जाता है और वहाँ मच्छर हो जाते हैं, अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे छोटे बच्चे डेंगू की चपेट में आएंगे। छोटे विषयों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डेंगू ऐसी बीमारी है, देश में सबसे ज़्यादा मौतें एक वर्ष में डेंगू से होती हैं। अब जाते जाते एक चीज़ तो आप अपने फाइनल कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज देना चाहें, वो दे दें। मेरा कार्यकर्ताओं से, जनता से यही अनुरोध है कि जनता क्षेत्र की समस्याओं को समझे और ये समझे कि क्षेत्र का सही मायने में हितैषी कौन है और कौन लोग हैं जो केवल जहर फैला करके राजनीति करना चाहते हैं, जो पिछले चुनाव में कर रहे हैं। मैंने मेरी जिम्मेदारी 12-13 वर्षों में निभाई है। इन 5 वर्षों में 18 से 23 तक विशेष रूप से मैं जनता के बीच में और मजबूती से खड़ा रहा हूँ और जनता की तकलीफ में खड़ा रह करके सारा बनने का काम किया। कोरोना नहीं आना चाहिए था, कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को आगोश में ले लिया। इसके बावजूद हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोरोना में हमारे कार्यकर्ताओं ने हमने बहुत अच्छा काम किया और एक सही समाज सेवक कैसा काम कर सकता है उसको सत्यापित करने का हमने काम किया। भले वो लंपी की बीमारी हो, हमारे क्षेत्र में कई गोलीकांड हो गए, उन घटनाओं को लेकर के हम धरने पर बैठे न्याय दिलाने की बात करिए। आज कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई किसी की आगजनी हो जाती है, उसको राहत देने के लिए कैसे हम सब लोग समूह बना करके प्रयास करें उसकी मदद करने का, वो काम हमने करने का प्रयास किया। और कोई भी व्यक्ति परेशान हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, उसका सहारा बनने का काम किया। जनता इन बातों को समझे और मैंने अगर सही मायने में 5 वर्ष में जनता के बीच में खड़े रह करके काम किया है तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, क्योंकि जनता को निर्धारण करना होता है, वोट जनता के मन का है। अगर उनको लगता है कि वाकई मैंने काम किया तो वो मुझे इस बार भरपूर आशीर्वाद दे और मुझे भरोसा है कि जो इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे हमारे सामने, उन लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई चुनाव में जनता के पास में जाया कैसे जाता है। चुनाव के नाम पर वोट लेने के लिए जाना उनकी मजबूरी है और कोरोना के समय वो जनता के बीच में गए नहीं, लंपी की बीमारी में जनता के बीच में गए नहीं, डेंगू जब फैल रहा है जब जनता को संभाल नहीं रहे, जनता जब परेशान है, घटनाएं हो रही है तब जनता को संभाल नहीं रहे। तो जनता लोगों से, नेताओं से सवाल पूछने वाली है और सवाल पूछ करके जनता जवाब चाहती है और जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम में जनता शाहपुरा की मुझे आशीर्वाद दे करके, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद दे करके राजस्थान की विधानसभा में भेजने वाली है। मैं ये जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ। ये तो जनता से अनुरोध है। अभी मैं, हमारा नेता कैसा हो, मनीष यादव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, मनीष यादव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, मनीष यादव जैसा हो। मैं अपने चैनल का प्रमोशन करवा लेता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बोलेंगे मेरे चैनल का नाम है देशराज चौधरी, तो देशराज चौधरी को कहाँ के हो? मैं वीरन मांझी बालाजी के हो? हाँ, शेरा वो तो बराला। हाँ, तो देशराज चौधरी को सब्सक्राइब करें। देखा थोड़ी सी भाई, देशराज चौधरी जी को सब्सक्राइब करें। देशराज चौधरी जी से निवेदन है कि जनता की हकीकत वो आप अगर जनता को हकीकत जनता से लेकर के जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, जनता आपके टीवी चैनल को, आपके इस यूट्यूब चैनल को, बहुत यूट्यूब चैनल है आपका जी,
आपको पसंद करेगी। अगर आप हकीकत दिखाएंगे तो आपको आपकी, मैं नहीं कह रहा आप केवल व्यूवरशिप के लिए, आप जिम्मेदार नागरिक के नाते अपनी जो मीडिया में अच्छी भूमिका हो सकती है उस नाते प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और ये कहूँगा कि सब लोग देशराज जी को फॉलो करके इनकी हकीकत जो जनता से वास्तविकता दिखाएं उसको देखें। बोलने में काफ़ी अच्छा लंबा आंसर देते हैं। इसके साथ मनीष जी का शुक्रिया, धन्यवाद।